बार दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री कहते कुछ है और करते कुछ हैं। बताएंगे आखिरकार क्या बोले हैं, आखिरकार क्यों दोस्तों शपथ लेने के दौरान लगे दोस्तों देश विरोधी नारे। बताएंगे आखिरकार कैसे देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अभी भी बीजेपी बाज नहीं आ रही है, और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल से लेकर अखिलेश तक सबके हाथ में संविधान की कॉपियां। बीजेपी में मचा है भगदड़। ओवैसी बोले जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ओवैसी के बयान पर भी मचा है घमासान। बताएंगे क्या है ये, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा बीजेपी निष्पक्ष नहीं है। हर बार दोस्तों जब भी स्पीकर होता था तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता था और स्पीकर सत्ता पक्ष का होता था। लेकिन आपको बताते चले नरेंद्र मोदी दोनों ही स्पीकर हथियाना चाह रही है। उसने पहले तो डिप्टी स्पीकर बना दिया और अब ये भी चाहती थी कि स्पीकर पद के लिए भी कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन उसका साथ दे निर्विरोध। लेकिन आपको बता दें इंडिया गठबंधन ने मना कर दिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ओम बिरला का रिकॉर्ड सबने देखा है। ओम बिरला ने 10 साल की तानाशाही के साथ काम किया है, ये भूला नहीं जा सकता है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं को बाहर निकाल देना, एक छोटी सी बात भी अगर विपक्ष का नेता कर दे तो उसको पार्लियामेंट से ही बाहर कर देना, उसको सस्पेंड कर देना पूरे सत्र के लिए। ये दोस्तों कौन सा रीजन है? और बीजेपी के नेता आराम से बैठे रहते हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। यही नहीं, अब अगर किसी को दोस्तों संसद में भेजा है तो जाहिर सी बात है मुद्दे उठाने के लिए ही भेजा है। इस वक्त जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे विरोध किया जाता है बीजेपी का, लेकिन नरेंद्र मोदी की अकड़ देखिए, रस्सी जल गई मगर बल जाने का नाम नहीं ले रहा है। बस कुछ दिन और बचे नरेंद्र मोदी के और उसके बाद टाटा बाय बाय तो होने ही वाला है, क्योंकि वैसे भी 80 साल के हो जाएंगे, कैरियर लगभग उनका खत्म हो गया है दोस्तों। और आप भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या गलत चीजें की हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया विवादित बयान। संसद के अंदर फिर से दोस्तों हिंदू राष्ट्र का नारा लगाकर बता दिया कि अभी भी हम उसी राह पर हैं जिस राह पर हम पहले थे। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं की और खुद बीजेपी की करारी हार हो गई। देश को बांटने के चक्कर में बीजेपी खुद ही बढ़ गई। इस देश को दोस्तों आप समझिए, हिंदू और मुसलमान में बांटने वाले लोगों को करारा झटका लगा, लेकिन अभी भी लगता है उनको सबक नहीं मिला है। आपको बता दें बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने कहा कि फिलहाल जय नरेंद्र मोदी, जय अटल बिहारी वाजपेयी, जिंदाबाद अटल बिहारी वाजपेयी, जिंदाबाद मोदी और जय हिंदू राष्ट्र। तो अब आप समझ सकते हैं कि खुलेआम देश विरोधी नारा वो भी कहां पर लगाया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर, जिसको दोस्तों लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेता से कि जय हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, अभी भी आपकी वही मंशा है कि देश को बांटो, देश के लोगों को उनको खुश करो जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या फिर जो लोग हिंदुत्व पर वोट देते हैं। और दोस्तों इन लोगों को ट्रेन बीजेपी करती है। नरेंद्र मोदी खुलेआम कहते हैं कि हम तो कोई विवादित बयान नहीं देते। हाल ही में दोस्तों हमने देखा कैसे जय हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। जय हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा तो विपक्ष फौरन उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये देश विरोधी नारा है, ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों, देश के भाईचारे को खत्म करने के लिए बीजेपी के नेता इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं और करारी हार हुई है बीजेपी की। अब की बार वो सत्ता के उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाई जहां पर उसको बहुमत मिल जाता। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि दो बाबुओं के कंधे पर यह सरकार चल रही, पता नहीं ऐसा क्या दे दिया है नायडू और नीतीश को दोस्तों, जो स्पीकर पद तक छोड़ दिया नायडू ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके पतन की शुरुआत भी हो चुकी है। जो लोग बीजेपी का साथ देते हैं दोस्तों उनका बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि जनता खुद उनका इतना बुरा हाल कर देती है कि पूछो मत। अभी भले ही चंद्रबाबू नायडू जो है दोस्तों बीजेपी के साथ है, लेकिन आने वाला समय में आपको लिख के दे सकता हूँ चंद्रबाबू नायडू को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा सत्ता से, क्योंकि जो भी बीजेपी का साथ देगा उसका दोस्तों पूरी तरीके से कैरियर लगभग बर्बाद ही है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे ही शपथ लेने आए दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने की नारेबाजी। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा, एक दूरदर्शन पर बताया जाता है शो आता था इनका रामायण, और दोस्तों रामायण के राम थे। इनको बेईमानी से बीजेपी ने जिताया, सब जानते दोस्तों। चुनाव हार रहे थे अरुण गोयल, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, इन्होंने जो है यहाँ पर चुनाव जीता और उसको लेकर जो है यहाँ पर अब जमकर लोगों ने नारे लगाने लगे। यहाँ पर कहा बेईमानी से, जैसे ही शपथ लेने आए अरुण गोविंद, लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, बेईमानी से जीते हो, बेईमानी से। जिसके बाद आपको बताते चले हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल आपको बताते चले इनको एक तरफा जीत दिलाई गई है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वोटों में हेरा फेरी का आरोप लगा था और ये उसी सीट से जीत कर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले लोगों ने जो यहाँ पर इन्होंने जय श्री राम जैसे नारे लगाए और अजीब सी लैंग्वेज में वो लिया दोस्तों। खैर जय श्री राम का नारा लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे ये उसकी समझ में किसी को नहीं आ रही थी। हालांकि इस पर भी विवाद खड़ा हुआ कि आप संसद के अंदर इस तरीके की धर्म की बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मैंने कहा ना कि बीजेपी की राजनीति धर्म से शुरू होती है। जब तक वो धर्म विरोध नारे नहीं लगा ले धर्म से जुड़े हुए, तब तक बीजेपी को चैन नहीं मिलता है। इतनी बुरी हार होने के बाद भी कोई कैसे रह सकता है। नरेंद्र मोदी को आप देखिए, बिल्कुल उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहती हैं, हंसी गायब हो चुकी है। विपक्ष को मजबूत देखकर नरेंद्र मोदी के सीने पर सांप लौट रहे हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि विपक्ष इतना मजबूत कैसे हो गया, कैसे मेरी इतनी बड़ी हार हो गई। हमने तो पूरे 10 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। टीवी पूरी मीडिया हमने कंट्रोल कर ली, पूरी मीडिया पे अपनी तारीफ़ें करवा रहे हैं। वहाँ मोदी ने ट्रेन चला दी, वहाँ मोदी ने बुलेट ट्रेन चला दी, अब क्या होगा। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा वहाँ मोदी सरकार ने ट्रेनों को बर्बाद कर दिया, वहाँ मोदी सरकार की वजह से ट्रेनों के आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहा है। इसमें वाहवाही नहीं होता है, लेकिन ट्रेन चलवा देते अरे वाह नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम कर दिया, वाह भाई वाह। मतलब लोग मर जाए उसकी कोई फिक्र नहीं है भैया। इस वक्त ट्रेन चलवाने से ज़्यादा ये है कि आप जो ट्रेन की हालतों को सुधारें। जो पटरियां आए दिन जिसकी वजह से ट्रेन हादसे हो रहे हैं, आपका सिग्नलों की वजह से ट्रेन हादसे हो रहे हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको आप नज़रअंदाज करते हो और आप देश को झुंझुना दे देते हो कि मैंने ट्रेन चलवा दी। लेकिन जनता भी बहुत समझदार हो गई है, बहुत सियानी हो गई है, वो समझ गई है कि नरेंद्र मोदी की चालाकियाँ क्या है। इसीलिए जनता ने अब की बार ठेंगा दिखा दिया इनको। और यकीन मानिए कुछ अंधभक्त तो ऐसे भी होते हैं बीजेपी के हारने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है चलो कम से कम नरेंद्र मोदी जी सत्ता में तो आ गए, किसी भी तरीके से आए, हाथ पैर जोड़कर आए, दूसरों का सहारा लेकर पीएम बने, कम से कम बन तो गए, यही हमारे लिए बहुत है, वरना इस गोदी मीडिया का क्या होता। खैर गोदी मीडिया थोड़े दिन और खुशी मना ले दोस्तों। वैसे तो अब की बार इनका पत्ता कट गया था, लेकिन ठीक है जब तक ये खुशी मना सकते मना ले, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी को तो जाना ही है। उनका कैरियर राहुल गांधी ने ख़त्म कर दिया इस बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का कैरियर पे ऐसा डेंट लगाया है कि अब वो कभी भी उठ नहीं सकता है। इस बार नरेंद्र मोदी ने संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म किया है वो और अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी संसद में सिर्फ विपक्ष ही है जो संविधान को पूज रहा है, संविधान को ऊपर कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर को ऊपर कर रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है दोस्तों, जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रही है। मतलब उसको दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रही है वोट दो या मत दो, हम तो यही करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता को पप्पू यादव ने खदेड़ डाला, किरण रिजिजू की उतारी दोस्तों उधेड़ी बखिया। दरअसल दोस्तों किरण रिजिजू वही हैं जो कि कभी कानून मंत्री हुआ करते थे और बार बार कोर्ट पर टिप्पणियां करा करते थे कि कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला नहीं होगा, कोई कोर्ट में भी लोग हैं, कोई वो सबसे बड़ा नहीं होगा जो बिल्कुल सही फैसला देगा। मतलब कानून मंत्री होकर कानून की धज्जियां उड़ाते थे आए दिन और कानून पर तो उंगलियां भी उठाते थे। अब दोस्तों कल हुआ कुछ यूं कि पप्पू यादव जो है यहाँ पर नीट परीक्षा दोबारा जब वो शपथ लेने पहुंचे तो कुछ इस तरीके के नारे लगा रहे थे। तो किरण रिजिजू ने उन्हें रोका कि ऐसा मत करो, आप ऐसा क्यों नारे लगा रहे हो। तभी पप्पू यादव ने बखिया उधेड़ दी। पप्पू यादव बोले मैं 6 बार का सांसद रह चुका हूँ और मैं
जो है आपकी तरह रहम पर नहीं जीता हूँ, मैं निर्दलीय जीत के आया हूँ अकेला अपने दम पर। आप समझिए तालियां बजने लगी। भाई पप्पू यादव ने दोस्तों इस तरीके से बीजेपी नेता की बखिया उधेड़ी है कि देखने में मजा आ गया। मुझे जब ऐसे नेताओं से मेरा मतलब दिखते हैं, मुझे उनसे सामना होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई बीजेपी की जब जब बेइज्जती होती है ना दोस्तों, उसमें एक अलग ही आनंद आता है अपन को। तो पता है क्यों आता है? क्योंकि जो लोग देश को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एक सबक है कि दोस्तों आप देखिए आज पार्लियामेंट में कितने सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, दलित भाई, दोस्तों पिछड़े भाई, सब लोग सांसद बनकर गए हैं, जिनको बीजेपी नजरअंदाज करती है। दिखावे को बीजेपी कहती है कि हम दलित भाइयों के साथ हैं, लेकिन वो दलित भाइयों के साथ नहीं होती, ना वो अति पिछड़ों के साथ है, ना मजदूर के साथ है, ना किसान के साथ है, ना आदिवासियों के साथ है, ना वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ है। दोस्तों ये तमाम लोगों ने इंडिया गठबंधन को इतनी मजबूती दी है कि वो आज पार्लियामेंट में खड़े होकर आप लोगों के मुद्दे उठाने का दम रखते हैं। अब आप देखना पार्लियामेंट के सेशन में कैसे रीनीट परीक्षा का सवाल उठेगा, दोबारा नीट की परीक्षा कराई जाए। जो हमारे खास करके दलित भाइयों के साथ हुआ है, अन्याय हो रहा है, उस पर आवाज उठेगी। चंद्रशेखर आजाद भी है वहां पर। तो तमाम लोग ऐसे हैं दोस्तों अब की बार जिनको पार्लियामेंट में देखकर खुशी हो रही है। खुशी इस बात की भी है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दोस्तों इंडिया गठबंधन को जोड़ने का काम भी किया। और इस बार कांग्रेस की तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ने दोस्तों सीटों पर समझौता किया है। उसने सिर्फ बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उस 99 सीटें जीती। सोचिए, उसने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 सीटें ली अखिलेश से, बाकी सब पर अखिलेश ही लड़े और पूरा सपोर्ट दिया कांग्रेस ने। यही कारण है जो ताल से ताल मिलाकर इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया। और आने वाले जो भी चुनाव है, मैं तो यही कहूंगा, यही नसीहत दूंगा, इसी तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए इंडिया गठबंधन को, और इसी तरीके से जीत हर जगह दर्ज करनी होगी, तभी हमारे देश का लोकतंत्र हम बचा पाएंगे। आगे भी ये करते रहेंगे दोस्तों। सरकार की नीति अपन समझ चुके हैं और सरकार पूरी तरीके से दोस्तों बौखला चुकी है इंडिया की ताकत देखकर। तो ये तो साफ हो चुका कि नरेंद्र मोदी को अब की बार ये पता चल गया कि संसद में अब की बार सिर्फ विपक्ष के जलवा दिखाई देगा। भले ही दोस्तों टीडीपी और खास करके नीतीश बीजेपी का साथ दे रहा हूं, लेकिन ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी के नेता ही नीतीश कुमार को देख लेना आप साइडलाइन करेंगे जब ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करेंगे। और मैं लिख के दे दूं, नीतीश कुमार ही वो इंसान है जो सबसे पहले बीजेपी का साथ छोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिनके साथ कोई ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, और नीतीश कुमार एक ऐसे पलटू राम चचा हैं जिसको कोई ज़्यादा दिन तक संभाल नहीं सकता। और ये लिख कर ले लीजिए, ये होना है, आज नहीं तो कल होना है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश के संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी इस देश के संविधान को वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा इस देश का संविधान है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल खड़गे साहब ने ऐलान कर दिया कि देश के संविधान के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हमारे देश के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो कई मामले जो यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं खड़गे साहब ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं दोस्तों, और उनको लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। जिनने भी वोट दिए दोस्तों कांग्रेस को, कांग्रेस उनके साथ है, सपोर्ट करेगी। और हम तो यही कहते हैं बार बार कि लोकसभा में दोस्तों जो जलवा दिखाई दिया है विपक्ष का, वो जलवा बरकरार रहना चाहिए इसी तरीके से। और हम यही कहेंगे हमारे जितने भी भाई लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े या फिर हमारे अल्पसंख्यक भाई दोस्तों, तमाम भाइयों से यही अपील है कि इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करिए ताकि विपक्ष आपकी आवाज़ हमेशा बना रहे। क्योंकि दोस्तों बीजेपी तो एक वो पार्टी है जो इस देश से तमाम गरीबों को मिटा दे और अडानी और अंबानी को बसा सकती है। वो सारे जो कर रही है वो सबको पता है, ऐसा नहीं है कि ये बातें किसी से छुपी हुई हैं। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो तो साफ दिखाई देती हैं, और जो हो रहा है वो अब सबके सामने भी है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर सवाल तो उठे हैं, और इसीलिए दोस्तों हम इस चीज़ पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे कि फ़िलहाल इन चीज़ों पर क्या होता है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। ओवैसी बोले मैंने क्या गलत नारा लगाया। कोई लोग जो है यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है, कोई जय भीम का लगा रहा है। अगर मैंने जय फिलिस्तीन बोल दिया तो इसमें क्या गलत है। आपको बता दें जमीयत उल ने भी ओवैसी के बयान को सही ठहराया है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऐसे ऐसे नारेबाजियाँ हुई हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ओवैसी ने तो खाली जय फिलिस्तीन का ही नारा लगाया है दोस्तों, लेकिन जो बीजेपी के नेता थे वो तो दोस्तों खुलेआम हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे थे। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मैं तो हैरानी इस बात की होती है कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट को, उसके अंदर जाकर आप जो है विवादित बयान दे रहा हो खुलेआम, और आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र, मतलब कि इस देश में जब तक के नफरत नहीं फैला दे बीजेपी के लोग तब तक उन्हें दोस्तों सुकून नहीं मिलता है। और इस चीज़ का बार बार खुलासा होता है। ये पहली बार नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इस तरीके की चीज़ें बोलते हुए देखा है। बीजेपी के नेता दोस्तों इस तरीके की बयानबाजियां आए दिन करते हैं, और इन बयानबाजियों से बचने के लिए जो है यहाँ पर कई चीज़ों का प्रयोग भी करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टियों को आईना दिखाने का भी काम करना पड़ता है। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी के नेता अपनी इन बयानबाजियों से बाज नहीं आने वाले दोस्तों। वो इसी तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जो देश विरोधी हैं या फिर जो देश के एजेंडे को ख़राब करती हैं। फिलहाल बीजेपी के नेता कुछ भी नारे लगाते रहें, हम तो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं दोस्तों। सीधी सी बात है, जो प्यार मोहब्बत फैलाएगा हम उसके साथ हैं, और हमें साथ किसका देना ये आप भी जानते। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा बीजेपी की पुरानी आदत है पेपर को लीक कराना और बच्चों के भविष्य के साथ खेलना। दरअसल दोस्तों आए दिन पेपर लीक होने के ऊपर अखिलेश ने भड़ास निकाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि आए दिन पेपर लीक कैसे हो जाता है, बीजेपी ने पूरे एनटीए को बर्बाद कर रखा है। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है। अखिलेश ने कहा कि 70 परीक्षाएं हुई हैं और अब तक लगभग सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अब की बार तो दोस्तों बीजेपी का नया अवतार देखने को मिला। परीक्षा का पेपर लीक हो गया, लेकिन बीजेपी आखिरी दम तक कहते रहे शिक्षा मंत्री के पेपर लीक नहीं हुआ है। इस तरीके के लोग दोस्तों जिन्हें खुलेआम पेपर लीक हो रहा है और कह रहा पेपर लीक नहीं हुआ, वो बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको तो नंबर नहीं मिले, लेकिन उन लोगों को नंबर मिल गए जिन्होंने खुलेआम चिटिंग विटिंग की होगी, जिन्हें पेपर मिले होंगे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक के बाद क्या हुआ, जिसके बाद ये हंगामा जबरदस्त तरीके से हो रहा है। री नीट परीक्षा फिर से हो या रद्द हो, इसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, जबकि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र यादव वो कह रहा है कि हम नहीं कराएंगे। जब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री एक नाकाम शिक्षा मंत्री है जिसके राज्य में धमाधम पेपर लीक होते रहते हैं दोस्तों, और बीजेपी ने सब वही पुरानी खिचड़ी को ले लिया है। ओम बिरला जो कि विपक्ष के नेताओं को संसद से बाहर निकलते हैं उन्हें स्पीकर पद का फिर से उम्मीदवार बनाया। धर्मेंद्र जो कि दोस्तों पेपर लीक होते रहते हैं उनको फिर से वो बना दिया शिक्षा मंत्री। यही नहीं, ट्रेन मंत्री दोस्तों, उनके राज्य में एक के बाद एक अश्वनी वैष्णव ट्रेनें पलटती रहती हैं, पटरियों से उतरती रहती हैं, लेकिन आप समझिए फिर से उनको ट्रेन मंत्री बना दिया गया। यही नहीं, आपको पता भी होगा 1000 करोड़ रुपए बताया जाता था बजट हुआ करता था ट्रेन का, रेलवे का, लेकिन उस बजट को आधा कर दिया गया। अब अगर घटनाएं नहीं होंगी तो फिर और क्या होगा, ये सवाल तो खड़े होते ही है ना सरकार के ऊपर। और सरकार की नीतियां देख लीजिए, सरकार की जो बेईमानियां हैं वो जनता के सामने आ चुकी है। जनता को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग, इन्हें लगता है कि हम कुछ भी करते रहेंगे जनता तो कोई जवाब नहीं देगी। लेकिन ये एक चीज़ भूल रहे हैं दोस्तों कि जनता ही जनार्दन होती है, और जिस दिन जनता का चाबुक चलता है उस दिन बीजेपी का जो हाल हुआ है वो तो अभी कम हुआ है, अभी इससे भी बुरा हाल होना है। और ये आप लिख कर रख लीजिए, बीजेपी दोस्तों राजनीति से कहाँ गायब हो जाएगी ये किसी को पता नहीं चलेगा, और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी फिर से एक बार कांग्रेस। इंडिया गठबंधन इस देश को चलाएगा। आने वाला समय का इंडिया गठबंधन का एक अलग ही रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस सरकार को बहुत चांस मिल चुका। अब तक जो काम किया है इसने ये बहुत ही दुखदायक है। भले ही नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर बैठ गए दोस्तों, लेकिन रहम व करम पर बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, क्योंकि जिस दिन विपक्ष का मूड बदल गया उस दिन दोस्तों नरेंद्र मोदी खिसक लेंगे कुर्सी से। हालांकि विपक्ष को ऐसा क्या दिया गया है उन दोनों को, नीतीश और नायडू को, ये समझ में नहीं आ रहा है। पर एक चीज़ तो साफ है
कि पैसों के बल पर मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है। नायडू को तो